माउंटेन शुड नॉट बी फॉर प्रॉफिट, माउंटेन्स शुड बी फॉर द पीपल। हिमालय लोगों के लिए है, मुनाफे के लिए नहीं है। हमारी वजह से प्लेन जिंदा है। अगर हम थोड़ा कमर्शियल फेलिंग में चले जाएंगे तो आप पूरा प्लेन खत्म हो जाएगा। आपदाओं के साथ अब रहना आपको सीख लेना चाहिए। देखिए मजे की बात यह है मनु भाई कि इसमें हमारा कोई योगदान नहीं है क्लाइमेट चेंज में। भी हम एक्चुअली उस ट्रैप में फंस गए हैं जो ट्रैप हमारे लिए रखा गया। और तो आप अपने जरूरत के लिए बिजली बनाओगे या आप दिल्ली की प्यास बुझाने के लिए रेणुका डैम बनाओगे? कि नदी के किनारे सिर्फ दो ही चीजें होती थी, एक घाट, दूसरा शमशान घाट। प्लेन के मॉडल से आप पहाड़ नहीं काट सकते। हमने तो 1980 में हर घर में बिजली पहुंचा दी हिमाचल में, और बिना बड़े हाइड्रो पावर बनाकर। ओके, हमारे कोई योगदान ना होने के बावजूद भी इसका सबसे गंभीर इम्पैक्ट हमारे ऊपर पड़ रहा है। हम प्रोटेक्ट करते हैं एक बड़े इकोसिस्टम को। हम सिर्फ 5 करोड़ लोग नहीं है, लेकिन हम कम से कम 25 से 30 करोड़ लोगों की आजीविका को प्रोटेक्ट करते हैं। अरे पहाड़ काटना इंपॉर्टेंट नहीं है, क्वेश्चन ये है कि पहाड़ की स्टेबलाइजेशन बड़ी इंपॉर्टेंट। आने वाले 5-10 साल में मैं आपको बताता हूँ कि ये सबसे बड़ा पॉलिटिकल एजेंडा होने वाला है हिमालय के लिए। नमस्कार। उत्तराखंड के धराली में आई आपदा ने हिमालयी राज्यों की चिंताओं और उनके सवालों पर फिर से बहस छेड़ दी है, और ये बहस कई लेवल पर चल रही है। हालांकि हम कई बरस से ये नोटिस कर रहे हैं कि ऐसा हर आपदा के बाद होता रहा है। हमने देखा कि 2013 में केदारनाथ में जो भयानक आपदा आई थी तब भी बहुत बातें हुई थी, कई बड़े फैसले हुए थे, लेकिन आज सब बातें, सब निर्णय, सब पाबंदियां हवा हो गई हैं। आपदा फिर आ गई है, लोग बड़ी संख्या में फिर मारे गए हैं, फिर भारी नुकसान हुआ है, लेकिन सवाल फिर भी वहीं के वहीं है। मतलब एक चक्र पूरा हो गया है। इन्हीं सवालों से उत्तराखंड का पड़ोसी हिमाचल प्रदेश भी जूझ रहा है। वहां भी इस मानसून सीजन में आपदा का एक लंबा और भयानक दौर चल रहा है। चिंताएं वहां भी जताई जा रही हैं। तो आखिर हिमालयी राज्यों में ये उथल पुथल क्यों मची हुई है? आपदाओं की फ्रीक्वेंसी इतनी क्यों बढ़ गई है? पूरा तंत्र आपदाओं के आगे इतना असहाय क्यों है? आखिर हिमालय की कोख में आपदाएं रोकने का गुनहगार कौन है? इन सारे सवालों पर बात करने के लिए मेरे साथ एक खास मेहमान जुड़ रहे हैं, टिकेंद्र सिंह पंवर, जो कि शिमला नगर निगम के डिप्टी मेयर रहे हैं और इन दिनों केरल सरकार की एक हाई पावर्ड कमेटी अर्बन प्लानिंग कमीशन के मेंबर हैं, और हिमालयी राज्यों के सवालों पर बहुत मुखर और बहुत विश्वसनीय आवाज है। तो टिकेंद्र भाई, बहुत स्वागत आपका और बहुत शुक्रिया आपने समय निकाला हमसे बातचीत करने के लिए। बहुत धन्यवाद आपका। आपके अपने होम स्टेट हिमाचल में भी इस बार मानसून में भारी उथल पुथल मची हुई है, और उत्तराखंड का हाल तो आप देख ही रहे हैं। उत्तरकाशी के धराली की आपदा की बात करूं तो आपकी क्या समझ बनती है इस डिजास्टर को लेकर? देखिए, एक तो बहुत ही दुख है, और मतलब बहुत ही संवेदनाएं हैं जो जान का और जान माल जिसको हम कहते हैं पहाड़ी भाषा में, जो नुकसान हुआ है। लेकिन मनु भाई, ये मैं बार बार ये बात कह रहा हूँ, और मैं क्या, जो हमारे क्लाइमेट वैज्ञानिक है वो कह रहे हैं कि आपदाओं के साथ अब रहना आपको सीख लेना चाहिए। क्योंकि हिमालय पर्वत में अब आपदाएं ऐसा नहीं होगा कि पहले जैसे 100 साल में होती थी। अभी ये एक साल में कई मतलब सैकड़ों ना सही तो मतलब बीसियों आपदाएं होंगी। और आपने देखा जैसे उत्तराखंड में हुई, हिमाचल में भी है, और 2023 से तो हिमाचल में हम देख रहे हैं कि अभी तक शायद 1000 से ज़्यादा लोगों की मौतें हो चुकी हैं, जो कि ये आपदाओं से। और अभी ये नॉर्थ ईस्ट में भी आप देख सकते, पूरा हिमालय जो है वो ऐसा डिस्क्राइब्ड है कि ये वल्नरेबिलिटी जिसको हम बोलते हैं, अब हिंदी में ना जाने क्या बोलेंगे उसको, लेकिन उसका हॉटस्पॉट है। तो इसलिए यहाँ पर ये आपदाएं अब जो है ये विनाश बनकर सामने आ रही हैं, और ये और बढ़ेंगी। तो हमारे लिए ये ज़रूरी, और देखिए मज़े की बात ये है मनु भाई कि इसमें हमारा कोई योगदान नहीं है क्लाइमेट चेंज में। अगर आप हिमालय के लोगों का देखेंगे तो हम मुश्किल से पूरे हिमालय में 5 करोड़ लोग रहते हैं, और हमारा जो विसर्जन है जिसको हम क्लाइमेट मतलब कार्बन विसर्जन कहते हैं, मतलब पर कैपिटा के हिसाब से बहुत ही कम होगा। क्यों? क्योंकि आप और मैं तो मुझे लगता है ठंड में शायद हफ्ते में 2 ही बार नहाते हैं। हाँ हमारा पानी इतना, हमारा पानी वैसे भी ग्रेविटी से आता है, यूएस की तरह नहीं है या बड़े विकसित मुल्कों की तरह नहीं है जहाँ पर हम बहुत ज़्यादा विसर्जन करते हैं, जहाँ पर एक आदमी को बेदिंग टब चाहिए, 500 लीटर में नहाते हैं, और इसलिए उसकी कार्बन फुटप्रिंट रहने का स्टाइल अलग है।
हमारे लोग अभी भी पैदल चलते हैं। शिमला में आप आइए तो अभी 50% लोग पैदल ही चलते हैं, आप तो रहे हैं वहाँ पर। तो यही ट्रेवेस्टी ऑफ टाइम्स हम बोलते हैं अंग्रेजी में इसको, कि हमारे कोई योगदान ना होने के बावजूद भी इसका सबसे गंभीर इम्पैक्ट हमारे ऊपर पड़ रहा है। और ट्रेजिडी दूसरी बात यह है कि जब हमें पता है कि इसका इम्पैक्ट हमें हमारे ऊपर पड़ना है, जो कि एक ग्लोबल फिनोमिनन है, उसके बावजूद भी हम एक्चुअली उस ट्रैप में फंस गए हैं, जो ट्रैप हमारे लिए रखा गया। और आप थोड़ा बोलेंगे, मैं उस पर ज़्यादा आगे रखूंगा, कि हम वो विकास का रास्ता वो अख्तियार कर रहे हैं जो विकास और विनाश, जो पहले कहते थे बाइनरी है कि ये चुन लो या वो चुन लो, हम कह रहे हैं ये विकास का रास्ता ही विनाश की तरफ जा रहा है, क्योंकि ये ऑलरेडी विनाश हमारे सिर पर है और हम इससे और उस धारा को तेज कर रहे हैं। जबकि हमें मालूम है अगर डिजास्टर आ रहा है, मान लीजिए आपको मालूम है कि आपके ऊपर संकट आने वाला ही है, तो आप क्या करोगे? या युद्ध के स्तर पे आप जाते हो, ये एक्चुअली युद्ध की तरह एक फेज देखी जानी चाहिए वॉर टाइम्स में, जहां पर आप हमेशा इक्विप रहते हो अपने आप को। तो आप बिल्कुल भी अपने आप को गार्ड कम नहीं कर सकते, क्योंकि आपको पता है दुश्मन मार देगा। तो अब ये दुश्मन कह लो आप या कुछ भी कह लो क्लाइमेट चेंज के नाम से, आपको पता है कि ये आपको हिट करेगा और आपकी सबसे कमजोर कड़ियों पर ज्यादा हिट करेगा। कमजोर कड़ी का मतलब ये है कि जो लैंडस्लाइड प्रोन एरिया है, कमजोर कड़ी का मतलब ये है कि जो आपका नदी नाले, देखिए अमनो है, आप पता नहीं पहाड़ में गांव में कितना रहे हैं, लेकिन हमारे बड़ी कहावत थी पुराने जमाने में कि नदी के किनारे सिर्फ दो ही चीजें होती थी, एक घराट, दूसरा शमशान घाट। तो घराट हर साल एक दो घराट बह जाते थे, तो बोलते थे भाई इस बार वो पीसना, बोलते हैं मतलब मक्की पीस कर नहीं आई या गेहूं पीस कर नहीं, पीसनी कहाँ, वो बेचारा पीसने वाला भी बह गया, क्योंकि वो बेचारा सबसे गरीब आदमी होता था गांव का और वही वहां पर रहता। तो फिर नया घराट बनता था, बहुत ही टेम्परेरी स्ट्रक्चर, आप जानते हो अच्छी तरह से। तो ये एक कन्वेंशनल विजडम भी थी, ऐसा नहीं है कि बहुत ज्यादा उनको, लेकिन उनको विज्ञान अपने अनुभव से उन्होंने संजो कर रखा था, इसलिए कोई घर वहां पर बनते ही नहीं थे। तो ये पुरानी है। अब वो घराट की जगह पर क्या ले लिए, घराट भी गए, शमशान घाट तो है वहां पर, लेकिन वहां पर साथ में होटल आ गए हैं। वहां पर जैसे मंडी में हम देखते हैं, तो मंडी में बता रहे थे कि थुनाग तो घराट ही घराट होते थे, अब थुनाग में बाजार बना दिए हैं। तो जब हमें पता है कि ये विनाश आ रहा है, जब हमें पता है कि हमारी जो कमजोरियां हैं उस हिसाब से वो कमजोरियां हमारी बहुत ज्यादा है, और हमारे पास इतना पूंजी नहीं है जैसे स्कैंडिनेवियन कंट्रीज के पास है। मैं गया था स्वीडन में, तो वो स्वीडन जो है वो शायद 2 मीटर समुद्र तल से नीचे है, लेकिन उनके पास इतना कैपिटल इंफ्रास्ट्रक्चर है, उन्होंने उसको प्रोटेक्ट करके रखा है। फिर भी बचेंगे कि नहीं बचेंगे कोई गारंटी नहीं है, लेकिन वो हमारी क्षमता नहीं है। तो जब हमारी वो क्षमता ही नहीं है, तो हम क्या करना चाहिए हमारे को करना ये चाहिए कि कम से कम जहां हमारी मैपिंग है, और जो मैं बार बार कह रहा हूं कि एटलस बनाकर, जैसे शिमला में हम लोगों ने क्लाइमेट एटलस बनाया था, तो वो मैपिंग करेंगे और मेजरेबिलिटी, मतलब आप पूरा नाप लो और उसको नाप तोल के आप देखो कहां पर है। फिर भी बचोगे कि नहीं बचोगे गारंटी नहीं है, लेकिन चांसेस आपके तबाही के कम हो जाएंगे अगर आप ये मैपिंग के हिसाब से अपनी विकास का रास्ता तय करते हो। आप कह रहे हैं कि इसमें हमारा कोई योगदान नहीं है, हम कुछ इतना कर, हमारा इतना बड़ा योगदान नहीं है कि हम इतने बड़े नुकसान के लिए वो जिम्मेदार हों। तो लेकिन नुकसान तो हमारा ही हो रहा है, मतलब हमारी धरती पे हो रहा है, हमारे ही लोगों का नुकसान हो रहा है, हमारी प्रॉपर्टी जा रही है। तो ये क्या चीजें हैं जो हम जो है हमारे ना होने के बावजूद हम पे थोपी गई हैं, या हम जो है इसके झेल रहे हैं? देखिए दुनिया में एक मतलब, क्योंकि मैं भी वो क्लाइमेट जो टॉक्स होती हैं ये पूरी दुनिया में भी चर्चा का विषय है, और पेरिस की जो क्लाइमेट टॉक्स जो सबसे महत्वपूर्ण थी, मैं भी उसमें ऑफिशियल डेलीगेट था शहरों की तरफ से, और एक दो और कॉप्स में, जिसको कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज कहते हैं। और उसमें उससे पहले क्योटो प्रोटोकॉल, क्योटो है आपका जापान का शहर, उसमें एक प्रोटोकॉल तय हुई। उसमें यह कहा गया कॉमन बट डिफरेंशियल रिस्पॉन्सिबिलिटी। उसका मतलब ये हुआ कि हमारी सबकी जिम्मेवारी तो है, लेकिन अलग अलग जिम्मेवारी है, क्योंकि हमने कुछ योगदान नहीं दिया इस तबाही के लिए। हम ये देखते हैं, जो क्लाइमेट वैज्ञानिक बोलते हैं कि इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के बाद से 1.5 डिग्री से ऊपर हम नहीं जाने चाहिए। हम ऑलरेडी 1.4 डिग्री कर गए हैं दुनिया में, और हिमालय में इसलिए ज्यादा विनाशक है कि हम ऑलरेडी 1.8 डिग्रीज क्रॉस कर चुके हैं उससे ऑलरेडी हम। तो और वो बोलते हैं कि 1 डिग्री वेरिएशन का मतलब ये है कि करीब करीब 20 से 25% तक आपकी वेरिएशन, मतलब क्लाइमेट एक्सट्रीम वेदर इवेंट्स में आना, तो हम देख रहे हैं उसका कारण है।
तो इसलिए क्योटो में ये हुआ कि आपकी सांझी है लेकिन आप कुछ मतलब करोगे, तो अलग अलग तरह से एक जीएसटी आया है कि ग्लोबल स्टॉक टेकिंग हम करेंगे, हम फिर पैसा देंगे। उन्होंने बोला हम तो भाई देखो अपना रहन सहन कम नहीं कर सकते, इसलिए हम न्यूयॉर्क से अगर वॉशिंगटन हमने जाना है तो हम अपनी कार में ही जाएंगे, हम मतलब वो कार्बन फुटप्रिंट नहीं करेंगे। या यूरोप तो चलो फिर भी थोड़ा रेल का है, तो हमारे विसर में हमारा लाइफस्टाइल बदल गया है, लेकिन हम क्या करेंगे आपको, हम आपको कुछ पैसा देंगे। 100 करोड़ की बात हुई, जो विकसित मुल्क है, जो विकासशील मुल्क है और लीस्ट डेवलप्ड कंट्रीज है। खैर हम तो अभी बोल रहे हैं हम ही विकसित हो गए हैं बहुत ज़्यादा, पर हमारे को अब मालूम है इंफ्रास्ट्रक्चर क्या है। कुछ पैसा नहीं आया साहब वहाँ से, मुश्किल से 20% के आसपास आया है। तो अभी ग्लोबल स्टॉक टेकिंग हुई है जो पिछले दिनों में हुई, तो ये एक बहुत चैलेंज है। अभी इसको बदलने के लिए तो आपको दुनिया में क्रांति की मतलब एक पूरा नई तरह की व्यवस्था की जरूरत है, जिसको आप क्रांति बोल लीजिए या मानसिकता बोल लीजिए, जैसे ग्रेटा थुनबर्ग जैसे लोग और बहुत सारे लोग काम कर रहे हैं। मैं उसके लिए नहीं रुक सकता मनु भाई, आप और मैं पहाड़ में बैठकर उसके लिए नहीं रुक सकते। उसको गाली हम दे सकते हो, दे रहे हैं, हम खूब गाली दे रहे हैं उनको कि भाई सुधर जाओ, ये करो वो करो। लेकिन क्वेश्चन ये है कि जब हमें पता है कि ये सब कुछ हो रहा है, कम से कम अपना तो रास्ता ऐसा तय करें कि जहाँ तो हमारे ऊपर जब असर पड़ रहा है उस असर के लिए हम, जिसको हम अंग्रेजी में बोलते हैं अडेप्टेबिलिटी, कि हम कम से कम उसके प्रति अडेप्ट हो जाएं। और हमें मालूम है कि कुछ हमारी कन्वेंशनल विजडम है, कुछ हमारी मतलब पुरानी समझ है बुजुर्गों से आई, और कुछ नया विज्ञान है। जैसे भी नया विज्ञान सैटेलाइट इमेजरी से आपको एक एक चीज़ दे सकता है, वो आपकी एक एक वाटर बॉडी को मेजर करके दे सकता है कि भाई जहाँ पर पानी का स्रोत है कम, वो पता है हमें वल्नरेबल जोन होगा, तो वहाँ पर घर ना बनाएं हम। जहाँ पता है कि इतने समय से 100 साल से ज़्यादा यहाँ पर ये वाटर कैचमेंट है, तो वहाँ ना बनाएं। तो ये ट्रेविस्टी ऑफ आर टाइम्स है भाई, आप सब समझ कर चलें। वो व्यवस्था कब बदलेगी, कम से कम 25-30 साल तो मुझे नहीं दिख रही है ना, आपको दिख रही है, देख ही रहे हैं हालत क्या है। हम व्यवस्था की बात कर रहे हैं, उससे ज़्यादा मतलब जो अभी हमने वो मेजर भी नहीं किया है कि गाज़ा में जो हमने इतना फेंक दिया है तोप गोला, उससे कार्बन फुटप्रिंट कितना बढ़ा है, ये तो कोई बात ही नहीं कर रहा है। अभी तो हम मतलब ह्यूमैनिटेरियन वो बात भी सही है, लेकिन ये मैसिव एक, तो हम कह रहे हैं उसको छोड़ दीजिए फिलहाल, चल छोड़ दीजिए मत नहीं, लेकिन हम क्या करेंगे अपने यहाँ पर, खासकर हम जहाँ रह रहे हैं हिंदुस्तान में, तो पेनिनसुलर मतलब आपका कोस्टल इंडिया सबसे वल्नरेबल है, और पहाड़ का हिमालयन हॉटस्पॉट। और आप देख ही रहे हैं, तो क्या हम ऐसे ही जाने देंगे या हम कुछ और रास्ता बना सकते हैं? तो ये सब लोग बोल रहे हो कि कुछ थोड़ा बना सकते हो, बच्चों को कि नहीं बच्चों को, तब भी गारंटी नहीं बन पाई। लेकिन क्वेश्चन ये है कि कम से कम आपका इस रास्ते को, जो नया रास्ता हम कह रहे हैं, जो विकास ऐसा हो जो कि मतलब इन बातों पर आधारित हो, जैसे मैंने आपको कहा, तो कम से कम आपकी वल्नरेबिलिटी जो है वो कम हो जाएगी। ये है जो मैं बात करना चाह रहा हूँ। जो अभी आपने कहा कि कम से कम वहां तो ना बनाए जहां पे खतरा है, खतरे वाली जगहें हैं, तो जो धराली वाला जो डिजास्टर है, उसको लेके भी दलील दी जा रही है कि भाई नदी के मुहाने पे आपने कंस्ट्रक्शन कर दी, वहां जो कमर्शियल एक्टिविटीज चलने लगी थी, लेकिन उसमें एक दलील ये भी है कि भाई लोगों का जो गुजर बसर वहां पे होता था, वहां यात्रा रूट है, तो वहां पे रोजगार के मौके लोगों को घर पे ही मिल जाते थे। तो इससे कैसे हम वो करेंगे कि ये जो दलील है। देखिए हमारे यात्रा बोलते थे कि बद्री धाम तब जाना जब आखिरी टाइम आपका आ गया है, तो आजकल आप जवानी में ही जाने लग गए हैं। वो मतलब हमारे बड़े मजाक है पहाड़ में उस बात का। देखिए साहब, ये मनो भाई एक ट्रैप इन द सेंस के, ऐसा नहीं है कि इसने जानबूझ के ट्रैप लगाया, लेकिन ये जो पूरा, और ये बात पे जो हमारे इवन क्लाइमेट साइंटिस्ट हैं नॉर्थ इंडिया में और हिमालय में, ये बात को ज़्यादा कर नहीं रहे हैं। लेकिन जिस बात को किया जाना आज के टाइम में बहुत ज़रूरी है, वो है जो नया फाइनेंशियल आर्किटेक्चर 90 के बाद से जो हुआ, और जो ट्रैप, जैसे आप, मैं मल्टीलैटरल इंस्टीट्यूशन का नाम नहीं लेना चाहता, लेकिन उसने पूरी एक पॉलिसी बदली अपनी। पहले वो बड़े हाइड्रो पावर को फंडिंग नहीं करते थे, उन्होंने कहा हम नहीं करेंगे क्योंकि इससे विनाश होता है, कुछ ऐसी समझ थी उनकी, सही थी। लेकिन हम देखते हैं नाथपा झाकड़ी प्रोजेक्ट हमारा बना, जो सतलुज जल विद्युत निगम बाद में हो गया, तो पहला 1500 मेगावाट का प्रोजेक्ट बना, ठीक है। नाथपा गांव आज हमारे खत्म हो गया है। 90 के बाद से जो, और दुनिया में ये 70 और 80 के दशक में शुरू हो गया, लेकिन हिंदुस्तान में 90 के बाद से, जिसको हम बोलते हैं नव उदारवाद, मतलब नव उदार पूंजीवाद का एक रास्ता। देखिए आप थोड़ा बाद में स्टेट बने मनु भाई, हम लोग सबक, मतलब हम लोग सीख चुके हैं थोड़ा, जिसको टेस्ट बोलते हैं, 1948 से, और बहुत कमाल का डेवलपमेंट का रास्ता डॉक्टर परमार ने बिल्ड किया था। आपने पहले जो हमारे साथ डिस्कशन की उसमें बात भी की है
लेकिन मैं थोड़ा सा उसको दोहराना चाहता हूँ। उसमें देखिए ये है कि हमने जो बोलते हैं विकास नहीं, अरे भाई हमने तो 1980 में हर घर में बिजली पहुंचा दी हिमाचल में, और बिना बड़े हाइड्रो पावर बनाकर छोटे छोटे बनाए हमने, ठीक है, जितनी ज़रूरत है। तो आप अपने ज़रूरत के लिए बिजली बनाओगे या आप दिल्ली की प्यास बुझाने के लिए रेणुका डैम बनाओगे जब हम बना रहे हैं? दिल्ली की प्यास बुझाने के लिए तो भाई रेणुका डैम बनना और वहाँ लाखों ना सही तो हज़ारों पेड़ों को, जंगल को सबमर्ज करना, ये तो कोई विकास मतलब दिखता नहीं है। और वहाँ फिर आप बोलेंगे ठीक है हम 220 या 230 मेगावाट बिजली पैदा करेंगे, वो हम आपको फ्री में दे देंगे, ये तो बकवास है एक्चुअली। तो ये क्या हुआ कि 90 के पहले से जो मैं आपको कह रहा हूँ कि विकास का रास्ता था, उसमें स्टेट डेवलपमेंट करती थी, और बाय लार्ज, मैं नहीं कह रहा हूँ 100%, लेकिन बाय लार्ज ऐसी थी जिसको हम एन मखाग ने 1960 में लिखा, डिज़ाइन एंड प्लानिंग विद नेचर, कि प्रकृति के साथ जुड़कर आप बनाओ। ठीक है बिजली चाहिए आपको, आप वो तेल लैंप में नहीं रह सकते, बहुत सारे लोग ऐसा, तो आपने छोटे हाइड्रो पावर बनाए। भावा हमने तब बनाया, हाथ सुरंग खोद खोद के, भावा प्रोजेक्ट अगर आप जाएंगे पूरा अंडरग्राउंड है, और वो बनाया, मतलब आपको कोई बहुत ज़्यादा डिस्प्लेसमेंट वहाँ नहीं दिखती है, लेकिन आपने कोई मतलब ये TBMs और ये सबसे नहीं काम किया, और आप बिजली सब घर पे पहुंचा दिया 1980 में। इस तरह से हेल्थ सेंटर ये, लेकिन 90 के बाद उन्होंने कहा देखो भाई इससे तुम्हारा जो फिस्कल डेफिसिट बढ़ता है हिमालयन राज्यों, और अक्रॉस मैं बता रहा हूँ आपको 13 के 13 राज्यों में, मैं सबसे बात किया हूँ, खासकर उनके शहरों का मैं नेटवर्क, मतलब हम लोग उसमें पार्ट हैं, चलाते हैं, तो अक्रॉस हिमालयस में बोला कि आप अब अपना रिसोर्स जनरेट करो। ये जो आपका फिस्कल डेफिसिट है, फिस्कल डेफिसिट मतलब ये है कि जो आपकी आय है और जो आपका खर्चा है, क्योंकि आपका खर्चा सोशल डेवलपमेंट सेक्टर में ज़्यादा है हिमाचल जैसे स्टेट का, तो ये आप अपना कम करो, और साथ में अपनी आय हम आपको मदद अब नहीं करेंगे, हम आपको थोड़े बहुत ग्रांट देंगे। तो ये नया फाइनेंशियल आर्किटेक्चर जो हमारे क्लाइमेट साइंटिस्ट पे ज़्यादा नहीं बोलते, लेकिन ये रियलिटी है, इसने पुश किया जो पहले नहीं थी ब्लाइंड रेस। जैसे मैं बता रहा हूँ डॉक्टर परमार से एक नई ट्रांजिशन जो हुई कि आपको अगर स्टेट चलाना है, आप जीत कर तो आ रहे हो, लेकिन जीत के आ रहे हो, आपके पास अंटी में तो पैसा है नहीं, तो क्या करोगे आप पैसे के लिए? आपने क्या कहा कि आपको, और ऊपर से जो आपका स्टिमुलस था वो स्टिमुलस बंद हो गया, कि ठीक है, उन्होंने बोला, जैसे मुझे याद है मैडम इंदिरा गांधी के टाइम में, इवन नेहरू के टाइम में और शास्त्री जी के टाइम में, मतलब पुरानी कहावतें हैं, वो बोलते हैं कि आप टेंशन ना लो, आप बॉर्डर छोड़ो, आप डेवलपमेंट करो, हम आपको पैसा देंगे। तो ये जो सोच थी, और ये आप तो क्योंकि पैदा तब हुए जब वो सोच ही खत्म हो गई थी उत्तराखंड, तो ये, और उससे हमने दिखाई भी डेवलपमेंट करके, जैसे आज हम केरला के बाद दूसरे नंबर पर हैं। तो फिर इसके बाद जब ये बंद हो गया 90 के बाद से, क्या आ गया? ये आ गया कि देखो आप अपने, अब अगर मान लीजिए मनो है आप चीफ मिनिस्टर उत्तराखंड के हो, मैं आपसे पूछता, चलिए छोड़िए धामी साहब को, तो ट्रेजेडी ये है कि और कोई चारा छोड़ा ही नहीं है आपने, क्योंकि आप जीत कर आ रहे हो, मैंडेट है आपके पास। अब लोग बोल रहे हैं भाई हमारा लाइवलीहुड है, लाइवलीहुड में आप तो अब हेल्थ में कुछ रोजगार नहीं दे सकते, पहाड़ियों का जो था एंटरप्रेन्योरल स्किल्स हमने कोई डेवलप कर नहीं पाए। तो हम क्या कर रहे हैं, हम अब फोकस किस पे कर रहे हैं, ये बहुत बड़ा मतलब जिसमें बोलो ट्रैप जो है, तो उधर से अपने मल्टीलैटरल एजेंसीज ने, नाम लेना ठीक नहीं, उन्होंने बोला हम पैसा दे रहे हैं ना, आप लोन लो हमारे से, आप अपने हाइड्रो पावर बनाओ, हम पैसा तो हमारे पास हाइड्रो पावर के लिए भी नहीं था। अच्छा, हमने कहा ठीक है भाई, हमने इक्विटी भी छोड़ दी, हम बोलते चलो जैसे नाथपा झाड़ फिर भी 25% है, तो कुछ नहीं मिलता है अनु भाई, सारा का सारा पैसा जो बिजली हम बना रहे हैं देश के लिए, जो बुरी बात नहीं, लेकिन विनाश हो रहा है हमारे राज्यों में। तो हमने हाइड्रो पावर शुरू किए, हमने टूरिज्म शुरू किया, हमने सोचा इससे हमारा लाइवलीहुड बढ़ेगा। आपको पता नहीं फिस्कल डेफिसिट कितना है, लेकिन हिमाचल में भी 1 लाख करोड़ के आसपास हो गया। ये सब कुछ करने के बावजूद भी अभी हम 1 लाख करोड़ के घाटे में हैं। हर स्टेट में आते हैं, वो कुछ दिल्ली में जाते हैं, तो ये एक ट्रैप में हम फंस गए हैं। और हमने ये उस वक्त रियलाइज नहीं किया कि साथ में क्लाइमेट चेंज एक विज्ञान है जो हमारे सिर पर आ रहा है, और अब हम क्या कर रहे हैं, हम 4 लेन की तरफ जा रहे हैं। हम क्योंकि ज़्यादा टूरिज्म चाहिए, हमारे चीफ मिनिस्टर, वो लोग गाली देते हैं हमारे चीफ मिनिस्टर को, भाई वो बोल रहे हैं 5 करोड़, वो क्या करेगा अगर 5 करोड़ की बात नहीं करेगा, तो इतने आप मतलब कैसे आप सोचते हो कि आप रिसोर्स जनरेट करते हो? यही बात उत्तराखंड में भी है, वहां भी नंबर बढ़ाने की होड़ मची हुई है, हाँ, कि मैक्सिमम टूरिस्ट आए। और अभी जहां धराली में ये हादसा हुआ, उसका ठीक अपोजिट में एक गांव है, मुखबा गांव, गंगोत्री, जहाँ पे, अच्छा, तो 4-5 महीने पहले प्रधानमंत्री वहां गए थे, और उन्होंने कहा था कि भाई डबल इंजन सरकार की ये प्रायोरिटी है कि यहाँ पे 12 मासी पर्यटन चले, मतलब 12 महीनों जो है पर्यटन रहे। तो ये जो आइडिया है, ये ट्रैप, क्या आप इसी को कह रहे हैं कि एक सेंटर का कोई ट्रैप है?
बिल्कुल, मतलब ट्रैप क्या, वो सेंटर भी उसी उसी भाषा में है, उससे अलग नहीं हो रहा है, उससे कोई वो डिपार्चर नहीं दे रहा है, मतलब उससे कोई अलग नहीं हो रहा है। सेंटर को ये बोलना चाहिए आज के टाइम में, और इनफैक्ट हमारे जो मुख्यमंत्री भी हैं, ट्रेजेडी ये है कि वो उनकी भी कोई अपनी आपस में एक समझ नहीं है कि देखो भाई, हम जो बहुत हो गया तुम्हारा, आप हमारे को मदद करो, स्पेशल कैटेगरी स्टेटस में हमारे को रखो, क्योंकि हम हमारी वजह से प्लेन जिंदा है। अगर हम थोड़ा कमर्शियल फेलिंग में चले जाएंगे तो आप पूरा प्लेन खत्म हो जाएगा पहाड़ में, जितना हम प्रोटेक्ट करते हैं एक बड़े इकोसिस्टम को। हम सिर्फ 5 करोड़ लोग नहीं है, लेकिन हम कम से कम 25 से 30 करोड़ लोगों की आजीविका को प्रोटेक्ट करते हैं। जैसे बहुत सारे देशों में इस तरह की बात है। तो आप हमें फोर्स ना करो इस बात के लिए, आप हमारे को दूसरा नया फाइनेंशियल आर्किटेक्चर खड़ा करके दो, जिससे हम लोग अपने आप को सस्टेन कर सकें। क्योंकि उत्तराखंड में तो 50% आउट, ये सब कुछ करने के बाद भी मनु भाई 50% आपके आउट माइग्रेशन है। हमारे भी ज़्यादा है, लेकिन हमारे सेव वे पहले से आ गया तो थोड़ा हम बच गए हैं, इतनी माइग्रेशन नहीं है, लेकिन हमारे भी बहुत ज़्यादा आउट माइग्रेशन है। क्या करेंगे, लाइवलीहुड का तो क्वेश्चन है। तो लेकिन लाइवलीहुड बचता ही नहीं है। आप बोल तो रहे हो 12 मासी करो, 12 मासी का 3 मास तो गए अभी। अभी रोड टूट जाएगा, रोड बनते बनते पैसा मिलेगा नहीं मिलेगा, और फिर उसी तरह से बनाएंगे। तो ऐसा नहीं कि हम रोड बनाना नहीं जानते थे, लेकिन रोड बनाने की एक टेक्निक है पहाड़ में, और टेक्निक ये है जैसे बीआरओ बनाता था कि कितने समय में कितना रोड बनना है। और जो हमने अभी केरला वन कमीशन से वायनाड को दिया है, वहाँ भी नेशनल हाईवे वही गड़बड़ कर रहा है। तो हमने बोला एलिवेशन को पकड़ो। एलिवेशन पकड़ने का मतलब ये है कि उस एलिवेशन के हिसाब से बनाओ, पहाड़ के अंदर मत घुसो, पहाड़ थोड़ा बाहर हटके उसका जो फ्लो ऑफ वाटर है उसको जाने दो। ये बेसिक एक साइंस है, जो साइंस और डिज़ाइन हमने केरला में बहुत साफ तौर पे कहा है। लेकिन नेशनल हाईवे, क्योंकि उसमें खर्चा बढ़ता है, तो नेशनल हाईवे को तो आप जानते हैं कि एक प्राइवेट कंपनी की तरह वो लोग काम करते हैं। अभी रोड बनता बाद में, टोल टैक्स पहले लग जाता है। मतलब हमारे बड़ा मजाक है शिमला में कि यार आप पहले भी आपको 4 घंटे 3.5 घंटे लगते थे चंडीगढ़ आने में, अभी तो 4.5 लगते हैं, क्योंकि यही नहीं पता कब फंस जाएंगे आप। तो इससे क्या एनहांसमेंट हुई है, प्रोडक्टिविटी की क्या एनहांसमेंट हुई है? इनफैक्ट यही हुआ कि ज़्यादा गाड़ियाँ आ गई है। तो ये एक हम बहुत ही विशियस सर्कल, जहरीले वृत्त में हम, मैं कहता हूँ, फंस गए हैं, और इससे बाहर आना बहुत मुश्किल हो रहा है जब तक हम ये पूरी कलेक्टिव वॉइसेस ऑफ हिमालयाज बिल्ड नहीं कर सकेंगे। और उसमें पॉलिटिकल भी चाहिए और सिविल ग्रुप्स की भी चाहिए। तब तक हम, क्योंकि आप कर क्या रहे हैं, हम सोचते हैं हमने एसेट बना लिया, हम सोच रहे हैं हमने घर बना लिया, हम सोच रहे हैं हम एक नई ट्रांजिशन में चले गए हॉर्टिकल्चर में। घूम के आप देखते हैं हम कुछ भी नया, मतलब ना सेविंग्स हमारी बढ़ पा रही हैं और ना हमारी प्रोडक्टिविटी में उस तरह से एनहांसमेंट हो पा रही। तो ये बहुत बड़ी एक चुनौती है पहाड़ में, और ये क्लाइमेट विज्ञान के साथ जुड़ी हुई है, जो 25-30 साल पहले इस तरह से नहीं थी। हाँ, तो आपने बताया कि एक बड़ा ट्रैप है जिसमें हम फंसते जा रहे हैं। अभी आपने एक बात कही टिकन भाई कि बॉर्डर स्टेट का हवाला देकर हिमाचल को डेवलपमेंट के रास्ते ढूंढे गए। यही बात तो आपकी सरकारें भी कह रही हैं कि बॉर्डर स्टेट है, यहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट चाहिए ताकि बॉर्डर सेफ रहें, और इंफ्रा डेवलप होंगे तो रोड बनेंगी, पेड़ कटेंगे, कंस्ट्रक्शन होगा। तो ये जो दलील है बॉर्डर स्टेट वाली, और हिमाचल ने आपने बताया कि किस तरह बॉर्डर स्टेट का नाम लेके डेवलप किया, और अब की जो बॉर्डर स्टेट का हवाला दिया जा रहा है, दोनों में कुछ फर्क देख रहे हैं आप? बहुत बहुत फर्क है। इंफ्रा बनेगी तो होगा, ये इंफ्रा टूटती रहेगी तो क्या हो गया? आज वॉर हो जाए, आप हमारे चाइना बॉर्डर पे पहुंच ही नहीं सकते। हमारा मंडी हाईवे तो बैठ गया पूरा। आपके हाईवे का मुझे पता नहीं, लेकिन हमारा मंडी हाईवे तो लगातार बैठ ही जा रहा है। हाँ, तो गंगोत्री हाईवे बंद है कई टाइम से। तो हाँ। आप लगाए, तो मतलब क्या तमाशा है, किसको बेवकूफ बना रहे हैं आप? तो मतलब सवाल ये है कि उसका एक सस्टेनेबल मेथड हो सकता है, इसलिए हमने कहा एलिवेशन पकड़ के आप पकड़ सकते हैं। तो और ज्यादा बॉर्डर आप सिर्फ तोप गोले खड़े करके नहीं होते, वो एक डिप्लोमेटिक और है जिस डिटेल में भी नहीं जाना चाहते। लेकिन आप पहाड़ में सोच रहे हो कि आप ये करके बॉर्डर सेव कर दोगे, तो मुझे लगता है कि वो बहुत ही ज़्यादा, मतलब अंग्रेजी में बोलते हैं इन्फेंटाइल डिसऑर्डर, बचकानी बात है। हम उनको उस तरह से मैच नहीं कर सकते, क्योंकि उनका तिब्बतन प्लेटो हमारा यंगेस्ट रेंज ऑफ माउंटेन्स है, हिमालयस उनका पुराना प्लेटो है, इसलिए वो पहुंच रहे हैं वहाँ पर। लेकिन उनका एक कॉरिडोर है, इकोनॉमिक कॉरिडोर भी है। क्वेश्चन ये है कि मान लीजिए हम इस बात को सत्य भी मानते हैं, मान लीजिए, तो भी आपका मेथडोलॉजी क्या होगी बिल्ड करने की? हमारा बीआरओ पहले भी तो रोड बनाता था ना, बीआरओ के रोड वैसे के वैसे टिके हुए हैं, आप देख लीजिए।
तो आपने लेकिन इसको प्राइवेटीकरण करके, जो नेशनल हाईवे में बोलता हूँ कंप्लीट प्राइवेट मॉडल है, और ये ना जाने हुए कि माउंटेन इकोलॉजी क्या है, माउंटेन इकोसिस्टम क्या है, उस पर आप जैसे बीआरओ का एक मेथड है, मैं आपको बताता हूँ भाई कि कितना लेंथ ऑफ रोड कितने समय में बननी चाहिए, उसका एक, क्योंकि वो टाइम लगता है उसको सेटल होने में, और उसकी जो एलिवेशन जिसमें मैंने कहा उसके पूरा का पूरा, ये नेशनल हाईवे तो सोचता है कि जो काम 1 साल में होना है उसको हम कम से कम 15 दिन में ही खत्म कर देते हैं। पहाड़ी तो काटना है। अरे पहाड़ काटना इंपॉर्टेंट नहीं है, क्वेश्चन ये है कि पहाड़ की स्टेबलाइजेशन बड़ी इंपॉर्टेंट है। तो ये तो आप मतलब इस ट्रैप के आर्गूमेंट्स में काउंटर आर्गूमेंट देता हूँ कि आप बन कहाँ रहा है, आप सिक्योर करके दिखाओ ना, सिक्योर तो हो नहीं रहे हैं। हायर मतलब जो जिसको हम ट्रांस हिमालयाज बोलते हैं, हायर हिमालय तो छोड़ दीजिए, लेकिन हमारे तो शिवालिक हिल्स का ही नाच हो रहा है। श्योर। शिवालिक हिल्स ही नहीं टिक पा रही हैं, तो हायर हिमालयस कहाँ टिकने वाले हैं? तो ये हाँ, मतलब हमारे यहाँ भी चार धाम यात्रा रोड के नाम पे उसको चौड़ा किया जा रहा था। हाँ, और पहले जो कटी थी रोड वो तो उसमें तो ढलान थी, लेकिन ये इन्होंने वर्टिकल काट दी। वर्टिकल तो काट उससे दिया, हुआ, सीधा वर्टिकल। वर्टिकल काट दी, और उससे हुआ क्या कि नए लैंडस्लाइड जोन पैदा हो गए। हाँ, तो एग्जैक्टली। रोड चौड़ी हुई, लेकिन लैंडस्लाइड जगह जगह हो गई। तो ये तो बात वहीं की वहीं जो आप बता रहे थे। वहीं की वहीं आए, हाँ। हाँ। और इसमें कहा कि इसकी साइंस है करने की, ऐसा नहीं है कि मतलब साइंस नहीं है, तो वो साइंस को फॉलो करते हैं। और फिर मैंने तो एफआईआर की है इनके खिलाफ, नेशनल हाईवे के खिलाफ सोलन में। उसके बाद ये हुआ कि अब वो थोड़ा स्टेबलाइजेशन के नाम से वहां पर रॉक बोल्टिंग कर रहे हैं, लेकिन रॉक बोल्टिंग भी उसमें करेंगे जहां रॉक होगा, जहां रॉक ही नहीं होगा वहां क्या करेंगे? फिर वहां ग्रास वगैरह लगाने की बात हो रही है। तो मतलब क्वेश्चन ये है कि, और इसमें आप दिल्ली में बैठकर तय कर रहे हो, दिल्ली में इसी में भी यही बात है, मनोज भाई मैं बोल रहा हूँ कि आप थोड़ा पूछेंगे नेशनल हाईवे का पैसा कहाँ से आ रहा है, सारा मल्टीलैटरल एजेंसी से है, और फिर लोगों की जेब से वापस निकाला जा रहा है। तो ये सस्टेनेबल मेथड नहीं है। हिमालयाज को अलग रूप से देखा जाना चाहिए, और वो जब तक आप नहीं देखेंगे उसकी टिकाऊपन, उसकी क्लाइमेट विज्ञान से, तो जो भी रोड बन रहा है उसमें बुनियादी 2 बातें होनी चाहिए। एक जियोलॉजिकल, जो जियोलॉजिकल फाउंडेशन के हिसाब से होना चाहिए, और उसका हाइड्रोलॉजिकल मैपिंग होनी चाहिए। अगर हम ये मैपिंग नहीं कर रहे हैं और हम सिर्फ फर्जी रिपोर्ट बना के कर रहे हैं, तो आप देख रहे हैं कि मतलब वो क्या हालत है। अभी तो लोग मतलब आप देखेंगे लोग इनके ऑफिस के घेराव करेंगे, क्योंकि वो कॉम्पनसेशन का भी क्वेश्चन है उसमें, और बहुत सारे सवाल हैं। लोग, हमारे वहाँ बिल्डिंग्स गिर गई हैं इनकी वजह से शिमला में, और हमारे मिनिस्टर को मतलब उसमें खुद आना पड़ा है। तो ये अपने आप में एक नई सोशल टेंशन उस पूरे इलाके में खड़ी कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि एक तो ये वाइब्रेटर, बड़े बड़े वाइब्रेटर लाते हैं जिससे पूरा पहाड़ हिलता है। ऐसा नहीं मनो भाई कि आप यहाँ वाइब्रेट करते हैं, पहाड़ में क्या है कि एक लिंकेज है, और वो लिंकेज उस रॉक का है जो प्लेन्स में उस तरह से लिंकेज नहीं होता है। तो प्लेन के मॉडल से आप पहाड़ नहीं काट सकते। प्लेन के मॉडल से पहाड़ नहीं कर सकते, लेकिन क्या टिकन भाई, तो क्या ये रोड बनना पहाड़ों में या डैम बनना, ये सारी समस्याओं का जड़ है? देखिए, मैंने कहा जड़ का क्वेश्चन नहीं है, क्वेश्चन ये है कि हम ऑलरेडी एक वल्नरेबिलिटी में हैं, और जब हमारे सामने एक वल्नरेबिलिटी है तो हमें उस वल्नरेबिलिटी को फर्दर एनहेंस नहीं करना चाहिए, उसको छिड़ना नहीं चाहिए। तो ऑल्टरनेटिव स्ट्रैटेजीज देखी जानी चाहिए, क्या ऑल्टरनेटिव स्ट्रैटेजीज हो सकती हैं, पहली बात तो ये है। दूसरी बात ये है कि इसके साथ साथ जब हम ये पूरा काम कर रहे हैं कि इसमें आपके सस्टेनेबिलिटी मॉडल्स क्या हैं, क्या आप बना रहे हो टिक ही नहीं रहे हैं, तो उसका मतलब क्या है? तो आपको थोड़ा सोचना पड़ेगा ना कि आप, और आपकी अब ये है कि पहले जो हाई एक्सट्रीम वेदर इवेंट्स होते थे वो अभी ज़्यादा बढ़ने वाले हैं। तो अगर वो बढ़ने वाले हैं, उसकी कोई स्टडी भी हुई है कि नहीं हुई है, कि आपको मालूम है कि एक्सट्रीम वेदर इवेंट आने हैं, तो उसको लेकर हमारी तैयारी है कि नहीं है? तो ये कुछ भी हम देखते हैं कि इस तरह से नहीं है। और हिमाचल में तो मुझे लगता है कि अब बस हो गई, हाइड्रो पावर अब नहीं बनेगा। अब आज मैं आपको आपके इसमें बता रहा हूँ, अब कोई हाइड्रो पावर ना बनाने आएगा। एक तो इकोनॉमिकली वैसे ही अनवायबल होते जा रहे हैं, और दूसरा मतलब उसकी सस्टेनेबिलिटी टिक नहीं रही है, कहीं भी नहीं टिक रही है। तो अभी और हमारा बड़ा मूवमेंट एक जो किन्नौर में है, इसको नो मीन्स नो कहते हैं, वो इसने बहुत पीछे इनको धकेल दिया है। और अभी 3 दिन पहले हम लोग एक डिस्कशन में थे जिसमें हमारे एक पहाड़ में बहुत इंटरेस्टिंग कमेटी थी, कुछ बहुत अच्छे आईएएस ऑफिसर्स भी हमारे साथ पास रहे हैं बाय द वे, मतलब तो अवय शुक्ला कमेटी है। अवय शुक्ला हमारे शायद एडिशनल चीफ सेक्रेटरी है, रिटायर हुए हैं हिमाचल से। तो अवय शुक्ला की कमेटी ने ये बोला था, जिसको सरकार ने फिर दरकिनार किया, क्योंकि पुश ये था ना कि आप
हाइड्रो पावर लाओगे तो पैसा जनरेट होगा, सब कुछ होगा। तो मतलब इससे पहले मैं वो एक्सप्लेन करूँ, मनु भाई, माउंटेन शुड नॉट बी फॉर प्रॉफिट, माउंटेन शुड बी फॉर द पीपल। हिमालय लोगों के लिए है, मुनाफे के लिए नहीं है। अनफॉर्चुनेटली एक्सट्रैक्टिव पॉलिटिक्स जो है, जो गोरे भी करके गए यहाँ से, हमारा पूरा टिम्बर खा कर गए, और अभी हम वो नए तरीके से उसको एक्सट्रैक्टिव पॉलिटिक्स कर रहे हैं। तो अभय शुक्ला कमेटी ने ये कहा कि 7,000 फीट से ऊपर कोई भी हाइड्रो पावर नहीं होना चाहिए। तो आप कहाँ, आप तो 10,000 फीट पे जा रहे हो, 12,000 फीट पे जा रहे हो। तो उसकी बड़ी साहब, और हमारी गवर्नमेंट ने उसको एक 4-5 वैज्ञानिक पकड़ कर उसको निगेट किया, और आप देख रहे हैं अभी कोई जवाबदेही नहीं है। तो मैंने पूछा इनफैक्ट उस डिस्कशन में भी शुक्ला जी से, बोला हाँ बिल्कुल सही थी हमारी रिपोर्ट। तो जब आपको पता है कि ऐसा कुछ बोल रहे हैं वैज्ञानिक लोग और मतलब पूरा सब लोग मिलकर, तो आप क्यों बना रहे हो 7,000 फीट से? लेकिन मुझे लगता है कि अब हाइड्रो पावर की तो बस हो गई। आपके स्टेट में मालूम नहीं कि क्या है, लेकिन हिमाचल में अब कोई हाइड्रो पावर बनाने वाला नहीं आने वाला, ये आप मान के चलिए। चलिए, हमारे यहाँ तो बहुत बुरा हाल है यार। तो जैसे वो ट्रैप वो में फंसे हुए टिकने हैं वाले नहीं, आप। वो हाँ, टिकेंगे टिकने नहीं वाले। ना, उनका सामान पहुंचा। हाँ, वो टिकने अ, वाले नहीं। तो हाँ, हिमालय जो है लोगों के लिए है, आपने बहुत पते की बात कही। लेकिन आखिर में मैं ये जानना चाह रहा था कि हिमाचल में इस बार मैं बहुत जो है इस बार क्या, और 2-3 सालों से देख रहे हैं बहुत ज्यादा नुकसान हो रहा है, बहुत ज्यादा तबाही हो रही है। कुछ बदलाव देख रहे हैं आपदाओं के बिहेवियर में, चीजों में? तब अभी इतना तो मंडी देखा, सिराज में देखा, मनाली देखा पिछली बार, तो बहुत ज्यादा चीजें हो रही हैं। तो क्या कुछ बदलाव दिख रहा है आपको इतने सालों में? बदलाव मनु भाई किस मायने में आप कह रहे हैं, लोगों की चेतना में या किस में? लोगों की हाँ, चेतना तो मतलब ये जो पहले से आप। ही ठीक थी, लेकिन हमने हाँ। किया क्या कि हमने मार्केट ओरिएंटेशन जब 90 के बाद से शुरू कर दी, मतलब लोगों की चेतना में बदलाव भी जुड़ता है ना पूरे इकोसिस्टम से। मनु भाई, आप पहले क्या था, हम अपने घर पे घर बनाने के लिए टीडी देते थे, इसको टिम्बर डिस्ट्रीब्यूशन राइट्स बोलते थे, वाजिबुल अर्ज के टाइम से, हम्म, ठीक है। तो हम्म, हमने 1980 में नेशनलाइजेशन फॉरेस्ट करके हमने वो बंद कर दिया। आज मैं आपको बता रहा हूँ, मतलब हम्म, अगर हजारों करोड़ नहीं तो करोड़ों करोड़ रुपए के हमारे जो लकड़ी है वो जंगल में पड़ रही है, उसको सैल्वेज वुड बोलते हैं, क्योंकि आप उसको हम्म, एक्सट्रैक्ट नहीं कर पाते। फॉरेस्ट की किसी ऑफिशियल से पूछिएगा आप, वो आपको बताएंगे हम्म, वही लकड़ी आप उनको घर बनाने के लिए दे सकते थे, लेकिन हमने उनको बंद कर दिया। हम्म, हमने क्या कहा, 90 के बाद से मार्केट में जाओ, तो हमने कहा रोरकेला में जो स्टील पैदा हो रहा है उत्पादन, वो लगाओ आप यहाँ पर। अब उसने सोचा स्टील सीमेंट लगाने से तो हम नाले को पकड़ लेंगे, तो उसने नाले में बनाने, तो पहले लकड़ी के मकान, पत्थर के मकान कहाँ बनते थे, उनको पता था ना कि टिकेगा नहीं, उसकी उसकी रेजिलियंस डिफरेंट तरह की। तो वो गलत फहमी में हम जिए, और ये आरसीसी जो मतलब सबसे डेंजरस है ये पहाड़ के लिए, सबसे डेंजरस मैं आपको बता रहा हूँ। एक तो ये इसका कार्बन फुटप्रिंट बहुत आया है, कितना दूर से आता है, हम अपनी लकड़ी ना लेकर फिर वुड पैनलिंग के लिए हम कहाँ से ले रहे हैं, हम मलेशिया का टिम्बर लगा रहे हैं। अरे क्या मजाक है। तो ये बदलाव लोगों को तब आएगा अगर हम थोड़ा इकोसिस्टम उसके लिए बिल्ड करें। लेकिन फिर भी हम देख रहे हैं बहुत सारी जगह पर लोगों ने थोड़ा मतलब अपने हिसाब से ये तय करना शुरू कर दिया है कि देखो भाई ये इस तरह से नहीं होगा, ऐसे बहुत सारे घर बनाना इस तरह से शुरू हुए हैं। लेकिन अभी भी क्या है ना मनु भाई, लाइवलीहुड और डेवलपमेंट का रास्ता इतना मतलब ज़रूरी भी है लोगों को कि वो रोड, ये तो मैं नेशनल हाईवे बोला, मैंने आपको दूसरी बात नहीं बोली कि जो जेसीबी गांव में पहुंचती है, आपको अगर इलेक्शन जीतना है तो आपको गांव में रोड पहुंचाना है। अच्छा, वो रोड मतलब गर्मी में तो खुल जाएगा, उसमें पेड़ को भी उड़ा देते हैं मिलकर लोग कि ठीक है फॉरेस्ट का तो कभी मिलेगा नहीं, तो देखा जाएगा जब होगा, कम से कम मेरे जो बाग बगीचे हैं उसका तो सेब पहुंचेगा या फसल सब्जी पहुंचेगी। तो ये भी एक कॉन्टिन्यूस प्रेशर है, आप ये मत भूलिए कि ये प्रेशर नहीं है, और उसमें ना कोई कन्वर्ट है ना उसमें कोई ड्रेन है। तो वो रोड भी अपने आप में इस विनाश को बहुत तेजी से आगे बढ़ाता है, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन कुछ जगह पर हम थोड़ा बहुत देख रहे हैं, जैसे किन्नौर के अंदर ये कहा गया कि भाई मतलब क्या होना है क्या नहीं होना है, तो वो कुछ उनके समुदाय की तरफ से आना शुरू हो गया है। पॉलिटिकल लेवल पे, पॉलिटिकल मूवमेंट में मतलब कहीं पर इस तरह की भाषा भी शुरू नहीं हुई है अनफॉर्चुनेटली। मतलब आप देखें अभी भी वहाँ पर वही भाषा है, जैसे हम किसानों का आंदोलन कह लें, या मैं तो खुद स्टेट किसान सभा का प्रेसिडेंट रहा हूँ, तो उस ज़माने में भी नहीं थी हमारे अवधारणा में, और अभी भी ये नहीं है कि जो मतलब एक लाइवलीहुड का क्वेश्चन है, कॉम्पनसेशन, रिहैबिलिटेशन, यही दिमाग में है। लेकिन
कंप्लीट ऑल्टरनेटिव विज्ञान के हिसाब से बोलना, क्लाइमेट के हिसाब से बोलना, ये पॉलिटिकल सर्कल्स में जो कि प्रोग्रेसिव और जो लेफ्ट है, खासकर उत्तराखंड में तो आपके काफ़ी स्ट्रांग है पुराने सिविल सोसाइटी ग्रुप्स, लेफ्ट के भी हैं, उनकी भाषा से ये निकल कर अभी नहीं आ रहा है। और ये अगर अभी निकल के नहीं आ रहा है तो आम नागरिक से ये उम्मीद कर पाना कि इस तरह से कुछ हो जाएगा तो थोड़ा मुश्किल है। लेकिन कुछ स्प्लिंटर वॉइसेस, कुछ छुटपुट हम देख रहे हैं, कुछ जगह पर लोगों ने शुरू कर दिया है बोलना कि भाई देखो ये तरीका ठीक नहीं है, लेकिन अभी वो बहुत ही ज़्यादा कमज़ोर आवाज़ें हैं और अभी कोई कड़ी में ऐसा नहीं बन पा रही है। लेकिन आने वाले 5-10 साल में मैं आपको बताता हूँ कि ये सबसे बड़ा पॉलिटिकल एजेंडा होने वाला है हिमालय के लिए, क्योंकि विनाश आपको छोड़ेगा नहीं, ये हर साल में कई बार आएगा। ऐसा नहीं था जैसे पहले बोलते थे देखो ये अब आया, अब याद रहा, फिर जब गए भूल गए। ये भूलने नहीं देगा हमारे को, ये भूलने नहीं देगा। आज किसी और के घर पे हमला हुआ है, अगले हमला मतलब असर हुआ है, कल को हमारे घर पर हुआ, ये होना है 100%। लेकिन टिकन भाई, आप आखिर में एक सवाल यही इसी से बनता है कि ये जो ट्रैप है इससे हम कैसे निकलेंगे? अगर आप कह रहे हैं कि इकोनॉमिक ट्रैप है, आप कह रहे हैं कि पॉलिटिकल सर्किल जो है उसको आगे लेके नहीं जा रहा है, कम्युनिटी की आवाज उतनी सुनाई नहीं दे रही है, तो इससे बाहर कैसे निकलेंगे? आप कह रहे हैं कि आप उम्मीद जता रहे हैं कि शायद आगे होगा, लेकिन जो इकोनॉमिक जो ट्रैप है उसमें उससे कैसे, क्या रास्ता है उससे बचने का? देखिए, उसके लिए एक तो कंप्लीट नई पॉलिटिकल रीअलाइनमेंट की जरूरत पड़ेगी, जो कि आवाज़ें ऐसे उठें जो क्लाइमेट के हिसाब से, और क्लाइमेट को सिर्फ क्लाइमेट विज्ञानी तक ना छोड़ दें, लेकिन क्लाइमेट का और अर्थव्यवस्था के बीच का रिश्ते को जोड़ सकें। तो ऐसी आवाज़ें उठने से ही आप नई रीअलाइनमेंट बिल्ड कर सकते। ऐसा नहीं कि पहले भी तो थी ना, पहले भी तो, जैसे मैंने आपको कहा, अगर हम 1980 में हर घर में बिजली पहुंचा सके और बिना इस पूरे विनाश को करते हुए, तो आगे भी बिल्ड किया जा सकता है। तो ये पॉलिटिकल रीअलाइनमेंट की, लेकिन ये सिर्फ ऊपर से उम्मीद होना ये संभव नहीं है। ऊपर से अभी उम्मीद क्या है? ग्रीन वॉशिंग है, इसको अंग्रेजी में ग्रीन वॉशिंग बोलते हैं, कि ठीक है थोड़ा मतलब आप ये कर दो, सोलर कर दो, थोड़ा मतलब ये कर दो, उससे नहीं होने वाला साहब, ये उससे नहीं होने वाला है। तो ये ग्रीन वॉशिंग से नहीं होगा, ये प्रॉपर मतलब जो पॉलिटिकल रीअलाइनमेंट की हम बात कर रहे हैं, क्योंकि ये पॉलिटिकल क्वेश्चन भी है, ये आर्थिक भी है और ये पॉलिटिकल क्वेश्चन भी है। आप अपना घर जितना मर्जी क्लाइमेट जीरो, मेरा एक दोस्त है लद्दाख में, अभी मैं जाऊंगा उसके पास लेह में, तो वो जीरो कार्बन, जीरो वेस्ट, जीरो एनर्जी, फलाना जीरो, लेकिन वो बहुत छोटा है, मतलब बहुत छोटे स्तर पर वो काम है। तो आप और मैं कर भी लें, उससे कोई बदलाव की मतलब वो क्या हो जाएगा कि जिसको बोलते हैं ना कि किचन गार्डन वाला टाइप है, वो उस तरह से होगा। लेकिन अगर आपको पूरा तब्दीली लानी, जो हो सकती है, ऐसा नहीं कि नहीं हो सकती है, तो वो आपको पूरी, इसलिए लगातार बहस करना, लगातार विनाश आपको छोड़ेगा नहीं, लेकिन हमारे को भी काउंटर आर्ग्यूमेंट ये बिल्ड करना पड़ेगा कि ये रास्ता सही नहीं है। और इसलिए नई पॉलिटिकल रीअलाइनमेंट, और नई पॉलिटिकल रीअलाइनमेंट के लिए जरूरी नहीं आपको नई पॉलिटिकल पार्टीज, इन्हीं पॉलिटिकल पार्टी नई भी बन सकती हैं, लेकिन मैं उसका कोई दावा नहीं करता। लेकिन इसी व्यवस्था में आपको इसी के अंदर चर्निंग करके, बिल्ड करके ये बिल्ड करना ज़रूरी है, क्योंकि तब हम उम्मीद है, लेकिन ये उम्मीद होगी मतलब, क्योंकि आप मतलब बच नहीं पाएंगे, नहीं तो आप, अगर आप ऑल्टरनेटिव बिल्ड नहीं करेंगे। और अगर आप ग्लोबल देखेंगे तो ग्लोबल तो आप नॉर्वेजियन पार्लियामेंट की माफ़ी देखिए, सामी पीपल से जो मांगी, नॉर्वेजियन पार्लियामेंट ने माफ़ी मांगी कि हमने जो आपको असिमिलेट किया और हमने आपकी जो बर्बादी की, हम उसके लिए माफ़ी मांगते हैं। अभी मुझे लगता है वो स्टेज हमारे लाइफ टाइम में भी आ जाएगी तो बहुत है भाई। लेकिन उम्मीद है कि वही बोलेगा कि यार हम आप लोगों से माफ़ी मांग रहे हैं। दिल्ली में एक बार के लिए हम लोगों ने आपके घरों की रोशनी बुझा दी, आपके गाँवों को तबाह कर दिया। उम्मीद है काश कोई ये बात करेगा। अभी क्या है, अभी उल्टा है। अभी वो लाजपत नगर से घूमने मैं लाजपत नगर में खुद जाता हूँ रहने, लेकिन वो लाजपत नगर में से जब घूमने आते हैं, वो शिमला में लाजपत नगर ढूंढते हैं। ये ट्रैजिक है, ये थोड़ा सा मतलब अभी बदलना जरूरी है, लेकिन उम्मीद है कि ये बदलेगी डेफिनेटली। तो शिमला में लाजपत नगर ढूंढने वाली जो मानसिकता है वो बड़ी हैरान करती है। और हिमालयी राज्यों के जो खतरे हैं, हम भी उसमें फंसे हैं, हम भी वैसी फ्लश टॉयलेट, वैसी शावर। अरे यार शावर दे रहे हैं, मतलब मैं ले का विजन डॉक्यूमेंट लिखा, अगर शर्म है यार आपको। मतलब ड्राई टॉयलेट्स थे, मतलब ड्राई टॉयलेट्स में सारी जिंदगी थी, उनके पानी पुनी बिल्कुल, वो नहर बोलते हैं, मतलब हमारे कूल होती नहीं ऐसे, उस कूल के पानी को लद्दाखी लोग पीते थे।
आज वो 95% कंटामिनेटेड है, क्योंकि उसमें ह्यूमन फीकल मैटर जो इकोलाइन मिल चुका। क्यों? क्योंकि हमारे जैसे लोग वहां जाते हैं, अब वो पहुंचना तो आता नहीं हमारे को ड्राई टॉयलेट में बैठना, तो फ्लश चाहिए। फ्लश तो छोड़िए, शावर चाहिए। अरे यार, हमने बोला शावर तो हटाओ, टैक्स लगाओ नहीं तो खैर वो कौन सुनता है, आपको मालूम ही है। तो वहां पर भी आप ले में जाएंगे तो आपको वही शावर मिलेंगे, वही सब कुछ। और अब क्या है, पानी अपना जो उनका ग्राउंड वाटर, मजे की बात है, वहां पर सिर्फ 10 मीटर पर ग्राउंड वाटर है, बहुत नजदीक है उनका ग्राउंड वाटर ले में। तो वो सारा 95% कंटामिनेट हो गया है। नहर तो बिल्कुल ही कंटामिनेट हो गई है। तो अब वो पानी कहाँ से ला रहे हैं? नीचे इंडस से खींच के लाएंगे पानी। वही पानी जो पहले फ्री में था, वही पानी अब उनको, मतलब मुझे एग्जैक्ट अभी याद नहीं है कितना, शायद 100 करोड़ के आसपास का, तो 100 करोड़ का पैसा आप वापस लेंगे। तो ये है वो ट्रैप, जो मैं ट्रैप बार बार बोल रहा हूँ ना। तो लार्ज सिस्टम 100 करोड़ का ऑपरेशन मेंटेनेंस होगी, फिर वो बोलेंगे नॉन रेवेन्यू वाटर, जो हमारे अर्बन भाषा में कहते हैं नॉन रेवेन्यू वाटर इतना हो गया, पैसा दो। अरे पैसा तो तुमने पहले सत्यानाश करवाया, मुफ्त का पानी अपने वहां था, ग्लेशियर का आता था। तो और हर ऐसे उसमें ऐसे ही है, क्या करेंगे। तो ये ऑल्टरनेटिव अभी थोड़ा समय लगेगा इसको, जो मैं बात कर रहा हूँ। तो हिमालयी राज्यों के उसी ट्रैप में हम भी उसी ट्रैप में जी क्यों, हमें अगर टूरिस्ट चाहिए, कोई आएगा नहीं। आप अगर अपने घर में बोलेंगे कि हम ड्राई लैट्रिन खोलेंगे जी, और क्यों? अच्छा, ड्राई टॉयलेट वहां इसलिए थे कि वो गर्मी में वो सारा का सारा उनका फर्टिलाइजर होता था ना, उसी से उनकी खेती होती थी। आज भी मैं आपको बताऊं, लोग बोलते हैं यार क्या बकवास कर रहे हो। हमने बोला भाई साहब ऐसा है, हिंदुस्तान का बेस्ट एप्पल जो आज निकलता है वो हमारे स्टेट से आता है, मनु भाई, नाको चांगो, 2 गांव हैं। अच्छा। और नाको चांगो में आज भी जो है वो ह्यूमन मेन्योर ही चलता है। आज भी वो सही करते हैं। तो द बेस्ट एप्पल्स इन द कंट्री कम फ्रॉम ह्यूमन मेन्योर। ऐसा नहीं है। तो आप ये सब खत्म करके अब क्या कर रहे हो? आपको तो मतलब वो पीछे प्रेशर चाहिए और आगे भी प्रेशर चाहिए, शावर चाहिए। अरे बाल्टी रख लो, बाल्टी से नहा जाएंगे लोग। नहीं, शावर चाहिए, क्या करेंगे। शुक्र है बेदिंग टब नहीं आए। तो इतने सारे खतरे हैं, और हिमालयी राज्यों के जो खतरे हैं उनका सामना करना है, तो उनसे निपटना है, तो पॉलिटिकल रीअलाइनमेंट की जरूरत है। ऊपर से कोई उम्मीद नहीं है, जैसे टिकिन भाई बता रहे हैं। तो टिकिन भाई, बहुत बहुत धन्यवाद। आपने जो आपदाओं और विकास के जो विरोधाभास थे और तमाम चीजें, खासकर ये बहुत पॉलिटिकल रीअलाइनमेंट के जो सपना है, जो उम्मीद है, देखते हैं इसमें कहाँ तक चीजें जाती हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, आपने इतना समय निकाला टिकिन सिंह। बहुत बहुत शुक्रिया भाई साहब। थैंक यू। थैंक यू मनु भाई, थैंक यू सो मच। थैंक यू।